जी धोहड़ के छोटे भाई है। किसके छोटे भाई है? राव धोहड़ के। राव धोहड़ कहां का राजा था? मारवाड़ का। कहां का राजा था? लिखो, धांधल जी के ब्रैकेट में लिखो। एक बार राव धांधल जो है, धांधल जी जो है, राव धोहड़ के जो छोटे भाई हैं, वो रात को अपना घोड़ा लेके जा रहे थे, मारवाड़ का देश। तो उनके घोड़े को प्यास लगी रात को, तो वो अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए एक तालाब पे लेके गए। वो लोकल व्यक्ति थे, उनको पता था यहाँ पास में एक तालाब है, तो तालाब पर लेके गए। हमारी ऐसी कहानियां हैं कि आसमान में जो परियां रहती है, स्वर्ग में जो परियां रहती है, वो रात्रि को धरती पर उतरती है घूमने के लिए। उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि यदि वो मनुष्य उनको देख ले धरती पर उतरने के बाद, तो वापस नहीं जा पाती, उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है। क्योंकि रात को मनुष्य सो जाते हैं, इसलिए परियां रात को उतरती है और नाइट वॉक करके वापस चली जाती है। ऐसी कोई एक परी एक बार धरती पर उतरी, उसको उतरना कहीं और होगा, गलती से हेलीकॉप्टर उसका मारवाड़ लैंड कर गया होगा। यहाँ उतरने के बाद उसको लगा कि यार गर्मी तो भयंकर है इस देश में, तो वहां पर एक तालाब था, तो वो उस तालाब में नहाने लग गई। उसी रात्रि को धांधल जी अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब की तरफ लेके गए। जैसे ही वो पास में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तालाब में एक बहुत सुंदर महिला नहा रही है, तो वो रुक गए वहीं पर एकदम। उस महिला ने जब देखा कि कोई पुरुष उसको देख रहा है, उस परी ने जब ये देखा, तो उस परी ने कहा कि मिस्टर, तुम जो कुछ भी हो पर धांधली कर रहे हो, और ऐसे किसी नहाती हुई महिला को देखना नहीं चाहिए। और मेरे साथ तो दिक्कत यह है कि मैं एक परी हूं, अब तो मेरी शक्तियां समाप्त हो गई, तो मैं वापस कैसे जाऊंगी? और धांधल जी ने कहा कि भाई किसने कहा वापस जाना है? और धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी? उस परी ने दो शर्तें रखी। उस परी ने कहा मेरी दो शर्तें हैं, मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक तो मेरे लिए महल अलग से बनवा के देना पड़ेगा। धांधल जी ने कहा डन, मैं तो राजा का भाई हूं, बनवा देंगे। और एक, उस महल में बिना मेरी परमिशन के कोई भी नहीं आएगा। ठीक। उस परी के लिए अलग से महल बनाया गया, बिना उसकी परमिशन के कोई नहीं जाता था। समय अंतराल पर उस परी के बेटा होता है, बेटे का नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया? तो कहते पाबू जी बेहद हैंडसम थे। जितने हमारे देवताओं में सबसे सुंदर यदि कोई देवता हुए तो कौन हुए? मम्मी पर चले गए होंगे। धांधल जी पे जाते तब तो क्या ही फूट रहे हुए होते। हाँ, मारवाड़ का आदमी डाकी टाइप का होता है। तो धांधल जी को एक दिन लगा कि यार ये क्या है कि बिना मेरे से पूछे कोई महल में नहीं आएगा। जा तो सकते हैं, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा महल में कुछ अलग भी नहीं दिखता कि परमिशन लेके आते तो कुछ अलग होता, नहीं लेके आते तो कुछ अलग होता। आज मैं चेक करूंगा क्या है ऐसा। और एक दिन धांधल जी बिना परमिशन के चले गए, और उन्होंने जाके देखा कि वहां पे परी तो थी नहीं, वहां पर एक शेरनी लेटी हुई थी, और पाबू शेरनी का दूध पी रहा था। और शेरनी ने जैसे ही धांधल जी को देखा, वो वापस परी बनी, और उसने कहा मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मैं परी हूं, मेरे में कई शक्तियां हैं, और एक शक्ति यह भी है कि मैं अपना रूप परिवर्तित कर सकती हूँ, फेस चेंज कर सकती हूँ मेरा। और जब मैं अकेली होती हूँ अलग अलग रूप बना के रखती हूँ। पर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अब तुमने मुझे इस रूप में देख लिया है, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, अब तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने। और कहते हैं परी यहाँ से चली गई। पर कहते हैं उसने जाते हुए कहा कि एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है कि थोड़ा दूध पिला के बड़ा करे, जब थोड़ा बड़ा हो जाए कंधों पे खिलाए, अपने पीठ पे खिलाए। तो मैं इसे खिलाती कंधों पे पीठ पे, पर वो तो अब हो नहीं पाएगा, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। धांधल जी की एक और रानी थी, उनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? तो बाबूजी का पालन पोषण बाद में कौन करते हैं? कमला दे। बाकी माना यूं जाता है कि बाबूजी खुद की जो मम्मी थी वो क्या थी? परी थी। समांतराल पर बाबूजी की सगाई भी, सगाई अमरकोट की एक राजकुमारी के साथ भी। उस राजकुमारी का नाम था फूलम दे या सुप्यार। विवाह का दिन निश्चित हुआ कि इस तारीख को बारात लेके रवाना होंगे। बाबूजी ने उस दिन दूल्हे का वेश धारण किया, बहुत सुंदर सी शेरवानी पहनी, बहुत सुंदर सा साफा बांधा, तुर्रे कलंगी सिर पे एंटीना जीते साफे में लगाने थे, सब एंटीना होता है साफे में, सबके सब लगाए। बाबूजी के दो खास दोस्त चांदा और डामा, दूल्हे के दोस्तों को लगता है कि वो दूल्हे से अधिक तैयार होके जाएंगे। वो दोनों भी जोधपुरी कोट पैंट के बटन ऊपर तक बंद करके डीओ छिड़क के तैयार एकदम। चांदा और डामा जब आए तो उन्होंने बाबूजी को देख के वाह बाबूजी थो थो क्या लग रहे हो यार, आज छज्जे तोड़ दोगे आप, क्या कर दोगे? उनको समझ में और नहीं आया ऐसा होता क्या है, पर यूं बजाना था उनको। पहले गांव में हवेलियों के बाहर छज्जे निकले होते, तो ये कहावत थी कि यदि कोई बहुत भाई दूल्हे को देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, तो यदि सुंदर दूल्हा होगा तो देखने के लिए ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। अक्सर लोग अपने अपने घरों की छतों पे खड़े होकर बारात देखते रहते हैं, क्योंकि छत पे भीड़ ज्यादा हो जाएगी, छत पे लोग तो आएंगे नहीं, तो लोग छज्जों पे भी खड़े हो जाएंगे, पर इतनी भीड़ होगी कि छज्जे तोड़ देंगे। तो ये सुंदरता का पर्यायवाची, किसी को सुंदर बताने का मतलब है कि तेरी जब शादी होगी तो क्या टूट जाएंगे?
तो यदि किसी के लिए कहा जाता है कि तेरी शादी में छज्जे टूट जाएंगे, इसका मतलब कहा जा रहा है कि तुम बहुत सुंदर हो, किसी पुरुष के लिए, किसी दूल्हे के लिए इस प्रकार का। तो बाबूजी आज तो अमरकोट वालों के छज्जे टूटेंगे। पर बाबूजी यार एक दिक्कत है अपने, तो बाबूजी ने बताओ क्या है। यार आप ही तो फूट रहे लग रहे हो यार, बीन मरने के बाद और फूट रहे लग रहे हो, पर अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है, दूल्हे की घोड़ी अच्छी नहीं है, फिर क्या मतलब निकले। तो बाबूजी ने कहा घोड़ी तो अपनी घुड़शाला में जो खड़ी है वही लेनी पड़ेगी, और तो क्या कर सकते हैं। कि नहीं, अपने गांव में एक महिला है देवल, क्या नाम था, एक चारण जाति के महिला थे, उनका नाम क्या था, देवल। वो देवल नाम के महिला है, उनके पास एक बहुत अच्छी घोड़ी है, और उस घोड़ी का नाम है केसर काल में। क्या नाम है, केसर काल में। और यदि केसर काल में अपने को मिल जाए तो बाबूजी जीते फूट रहे आप, उती फूट रही केसर काल में, अच्छी घोड़ी पे अच्छा दूल्हा बैठा हुआ और अच्छा लगेगा। तो बाबूजी ने कहा भाई लेके आओ। चांदाडामा गए देवल के पास, जाकर कहा कि देवल बाबूजी की बारात जा रही है, आपकी घोड़ी चाहिए। और देवल ने मना कर दिया कि ना भाई, मेरी गाय जब गवाला चराने के लिए जाता, गवाला समझते हो, पहले धन का मतलब गाय हुआ करता था, इसलिए बोलते हैं गोधन। क्या बोलते हैं, आप कभी नहीं सुनोगे भैंस धन, भेड़ धन, बकरी धन, गाय को क्या बोलते हैं, धन। इवन आपने एंशिएंट पढ़ा कि वैदिक काल में गाय वस्तु विनिमय का है ना, यज्ञ में ऋषि को 100 गायें प्रदान की गई। तो गाय अपने आप में क्या हुआ करता था, धन हुआ करता था। अभी तक मतलब शादी ब्याह के अंदर पंडित जी जो फेरे कराते हैं गांव में रिवाज है कि उनको बाद में गाय दी जानी चाहिए। इवन किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय जो अंतिम संस्कार वाले नेकचार करने के बाद में भी पंडित जी क्या दी जानी चाहिए, गाय दी जानी चाहिए। इसलिए प्रेमचंद जी की तो कहानी का नाम है गोदान। पढ़ो आपको उपन्यास, गाय का दान की तो बात है, गोदान की तो बात है, उसमें तो गाय अपने क्या मानी गई थी, धन। तो देवल के पास बहुत सारी गाय थी, तो देवल ने कहा मेरी गाय चराने के लिए जो गवाला जाता है वो घोड़ी लेके जाता है। जब गाय धन है तो गाय की लूटपाट भी होगी, तो कि कल को लुटेरे गायों को लूटपाट करके लेके जाए और गवाले से पार नहीं पड़े, तो उसके पास घोड़ी होगी तो भाग के गांव आएगा, गांव आके बताएगा कि गायों की लूटपाट हो गई, तो गांव से 10 लोग जाएंगे, गायें वापस बचा के लाएंगे। पर यदि ऐसा नहीं हुआ और गवाला टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो लुटेरे पता नहीं कहीं कहीं चले जाएंगे। मैं मेरी केसर काल में नहीं दूंगी और कुछ भी मांग सकते हो। चांदाडामा वापस आए, आके उन्होंने बाबूजी कहा कि बाबूजी ने तो मना कर दिया, पर बाबूजी हमें लगता है एक बार आप ट्राई करके देखो, ठीक रहेगा। बाबूजी गए, बाबूजी ने जाकर माँ देवल आपकी केसर काल में चाहिए। देवल ने कहा कि बाबू तुम हमारे सबसे प्रिय राजकुमार हो, तुम्हें किस चीज के लिए मना किया जाए, उसमें भी दुल्ला, दुल्ला तो राजा होता है, उसको तो मना वैसे भी नहीं किया जाना चाहिए। पर बाबू समस्या वही है जो मैंने चांदाडामा को बताई, यदि कल को गायों की लूटपाट हो गई, मेरी गायें कौन बचाएगा, मेरे पास तो धन के नाम पर यही चीज है। बाबू ने कहा माँ देवल मैं आपको वचन देता हूँ, यदि आपकी गायों की लूटपाट हुई तो मैं बचाने के लिए आऊंगा। देवल ने वापस कहा बाबू कैसे बचाओगे, अमरकोट जाने में इतना समय लगेगा, अमरकोट से आने में इतना समय लगेगा, बारातें महीने महीने तक रुकती है जब जाती है, इतने समय में तो कब की कब लूटपाट हो जाएगी, तुम आके जब आओगे तब तक तो पता नहीं गायें कहाँ की कहाँ चली जाएगी। बाबू ने कहा माँ देवल यदि आपकी गायों की लूटपाट हो जाए आप तो मुझे समाचार भेज देना, यदि मैं बारात लेके रास्ते में हूँ और मुझे समाचार मिला कि आपकी गायों की लूटपाट होगी, मैं आगे ससुराल जाऊंगा नहीं, वापस आ जाऊंगा। मैं वहां पहुंचा अमरकोट और वहां तोरण मार रहा हूँ, उस समय मुझे समाचार मिला आपकी गायों की लूटपाट हो गई, मैं तोरण नहीं मारूंगा, वापस आ जाऊंगा। मैं फेरे लेता हूं तो फेरे छोड़ के आऊंगा, खाना खाता हूं तो खाना छोड़ के आऊंगा, आपकी गायें बचाई जाएगी। तब इतना सब कुछ कहा तो देवल ने कहा ठीक है केसर काल में लेके जाइए। तो केसर काल में वास्तव में किसकी घोड़ी थी, लिखो केसर काल में के आगे लिखो देवल नामक चारण महिला से संबंधित, बिलोंग टू ए चारण वुमन नेम्ड देवल। आगे एक माँ के अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है कि दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, जब बड़ा हो जाए तो उसे कंधे और पीठ पर खिलाए, लेकिन अब तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब कंधे और पीठ पर इसको खिला नहीं पाऊंगी। तो ऐसा कहते हैं कि उस परी का पुनर्जन्म हुआ था, वही केसर काल में बनी थी। क्या बनी थी, केसर काल में। तो घोड़ी के तो पीठ पे बैठेंगे, उसने बाबू को उसी प्रकार खिलाया जैसे कि माँ अपने बच्चे को पीठ पर खिलाती है। बाबूजी गए वहां पर, वाकई बाबूजी बड़े सुंदर लगे केसर काल में, उतनी सुंदर और केसर काल में को नचाया जाए वहां पे। पहले घोड़े की जो दुल्हे की जो घोड़ी हुआ करती थी उसको नचाने का रिवाज हुआ करता था। पहले कारण था कि पहले सारे घुड़सवार ही होते थे, तो घुड़सवार घोड़ी को नचा भी सकता है। अब तो दिक्कत क्या है, जिंदगी में एक ही बार बैठते हैं, उससे पहले या उसके बाद में कभी बैठे नहीं होते, इसलिए डर लगता है। इसलिए आजकल तो ये कहते हैं कि भाई घोड़ी के 2 आदमी तो आगे खड़े रहो, 2 पीछे खड़े रहो, ये कहीं कूद नहीं जाए, वरना दूल्हा समेत साफे के नीचे आएगा, तो ध्यान रखा जाता। वरना पहले दूल्हा खुद ही उसको नचा लिया करता था। तो बहुत अच्छी घोड़ी नाचे वहां पे, सब तारीफें करे, सब बाबूजी की तारीफें करे, सब घोड़ी की तारीफें करे। ये अमरकोट वालों को अच्छा नहीं लगा, बाबूजी के ससुराल वालों को। उन्होंने कहा अब इतनी भी घोड़ी की क्या तारीफ है, ऐसी भी क्या घोड़ी है, हमारे पास कौन से अच्छे घोड़े नहीं है। और लोगों ने कहा कि ना ना तुम्हारे बड़े होंगे घोड़े अच्छे, पर केसर कालमी की घोड़ तो कोई भी घोड़ा नहीं। अमरकोट वालों का साहब घोड़ों का घोड़ियों का पता नचाने से नहीं चलता,
घोड़ों का और घोड़ियों का पता युद्ध में चलता है कि कौन कितना तेज दौड़ता है। कि नाचने लग जाए युद्ध के अंदर, मरवा देना अपने घुड़सवार को। क्या मतलब उसका? कौन तेज दौड़ता है, कि सरपट दौड़ता है, कि दुश्मन के अंदर घुसा, अपने घुड़सवार को बचा के लाया, घुड़सवार ने 10 लोग मारे, उस हिसाब से उसको रुका, उस हिसाब से दौड़ा। इन्होंने कहा हमारी तो घोड़ी दौड़ती बहुत अच्छी, लगवाओ दौड़। अमरकोट वाले अपना घोड़ा लेके आए। बाबूजी ने कहा भाई ये तो देखो फेयर गेम नहीं है, क्योंकि आपका घोड़ा तो फ्रेश है, अभी खोल के लाए हो। हमारी घोड़ी इतनी दूर चला के आई है, जोधपुर से अमरकोट तक चला के आई है, तो थक गई, 2 दिन का रेस्ट दो फिर दौड़ाते हैं। अमरकोट वालों का बस इतनी औकात थी। बाबूजी ने कहा आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट, लगाओ दौड़। पर केसर काल में कहते हैं दौड़ में भी जीती। अब तो अमरकोट वालों के लिए भयंकर जल भुन जाने की स्थिति थी। अरे यार आज तो माथ पे माथ दिए जा रहे हैं। तो बाबूजी जब तोरण मारने के लिए गए तो उन्होंने तोरण बहुत ऊंचा बांधा। तोरण मारना हिंदी का एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है शक्ति प्रदर्शन करना। क्या मतलब होता है? इवन मतलब आज भी गांव में आप दादाजी की उम्र के लोगों के पास में बैठकर कहो कि मेरा जयपुर में एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसने वहां 3 प्लॉट पे कब्जा कर लिया। आते जाते आदमी किसी को थप्पड़ मार के पैसे ले लेता है, उससे सब डरते हैं। किसी को फोन भी कर दे तो भी आदमी डर के मारे उससे कांपने लग जाता है। तो दादाजी की उम्र का बूढ़े से बूढ़ा आदमी बैठा बैठा कहते हैं चुप रह के साथ तोरण मारे है। कौन से उसने तोरण मार रखे हैं? तोरण मारना मतलब पहले होता क्या था, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए 4 राजकुमार आ गए। अब किसके साथ शादी की जाए? ऊंचा तोरण बांध दिया करते कि जो तोरण मार देगा उसके साथ शादी कर देंगे। पावर दिखाओ, ऊंचा तोरण मारो, उसके साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। तो कहते बाबूजी का तोरण बहुत ऊंचा बांधा गया। उनको वो बदला लेना, अरे यार ये कह रहे थे केसर काल में ऐसे, तो देखते ले आप केसर काल में भी बैठ के यहाँ पे तोरण कैसे मारा जाएगा। बाबूजी गए, बाबूजी ने जाते देखा क्या तोरण तो ऊंचा है, और बाबूजी को समझ में आ गया कि ये तोरण तो घोड़े पे बैठे बैठे तो लगेगा भी नहीं, टच ही नहीं होगा। एक ही तरीका है कि घोड़ी अपने अगले दोनों पैर हवा में उठा दे, पिछले 2 पैरों पे खड़ी हो जाए, फिर घोड़ी खूब ऊंची हो जाएगी, फिर आप आराम से टच कर सकते हो। उधर अमरकोट वाले बाबूजी की तरफ देख के मुस्कुराए, अब बता घोड़ी हमारी ये है, घोड़ी हमारी वो है। कहते बाबूजी ने उस केसर कालमी के हाथ फेरा पीठ पे और कहा बाबूजी ने कि मत ना दीजिए केसर थारो मारो पोत। पोत मतलब होता है भेद। पोत मतलब गांव में कहते पोत दे दियो, भेद आ गया सामने, औकात पता चल गई। मत ना दीजिए केसर थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। आज तू मेरा और तेरा दोनों का थारो मारो पोत, मत ना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। आज तू मेरा और तेरा दोनों का भेद मत दे देना, औकात मत बता देना कहीं पे। आज जो मारवाड़ से राठौड़ों की बारात आई है उसको लज्जित मत कर देना। वहां पास में एक लड़का ढोल बजा रहा था, बाबूजी उसको कहते हैं कि ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा। मदरो मतलब धीमा धीमा, हे ढोल बजाने वाले तू तो धीमा धीमा ढोल बजा। कोई ढोल रहे धमाके मारे केसर गोड़ी नाचसी, तुम्हारे ढोल के धमाके पे मेरी क्या नाचेगी। वो केसर को नचाते नचाते अचानक बाबूजी उसकी लगाम खींचते हैं, केसर अपने अगले दोनों पैर हवा में उठा देती है। एकदम जहां तोरण लगा हुआ था तो वो दीवार के लगा था, उस दीवार के ऊपर ले जाके पकती गाय उसने। बाबूजी ने तोरण टच किया पर उसने इतनी तेज मारे थे पैर वहां पे ले जाके कि वो ईंटें तोड़ दी थी उसने। बाबूजी जब वापस तोरण मार के घोड़े नीचे उतरी, बाबूजी ने अमरकोट वालों की तरफ देख के कहा क्या हाल है। मैंने जब कभी ये कहीं कहानी पढ़ी थी, उस कहानी में लिखा हुआ था कि यह सब देखकर फुलमदे बड़ी राजी हुई। फुलमदे को लगा कि मेरे वाला सरदार है ना, और फुलमदे की सारी सहेलियां जल गई थी। तो महिलाओं में ईर्ष्या का भाव पूर्ण है जी, आज की बात नहीं है। बाबूजी फेरों में जाके बैठे, अभी बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए? इतने में तो देवल जिनकी वो केसर काल में थी, बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालते हुए वहीं फेरों में आ गए। उन्होंने कहा मैंने कहा था तुम्हें पहले मत लेके जाओ, तब तो बातें आ रही थी, तुम सब कौन? तुमने क्या कहा था बाबू, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, गायें बचा के लाऊंगा। किसको गायें पड़ी है? देवल की गायों को कौन याद रखे? लोगों को फेरे लेने होते हैं, लोगों को अपने ब्याह करने होते हैं। तुम्हारे तो शुभ काम रहा, मेरे तो जीवन लुट गया, मेरा धन लुट गया, मेरी सारी गायें ले गई। बाबूजी ने कहा चिल माँ देवल चिल, हुआ क्या बात तो बताओ। मेरी गायों की लूटपाट हो गई। कहते बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे। जैसे उन्होंने इस बात को सुना, उन्होंने हाथों हाथ वो जो गठजोड़ा बंधा हुआ था उस गठजोड़े को खोला और कहा चलो मेरे साथ बताओ कौन लेके गया, मैं उनका पीछा करता हूं, मैं लेके आऊंगा। पता चला कि जायल का राजा ले गया। कहां का राजा? नागौर में जगह पड़ती है जायल, और वहां का राजा था जींदराव खिंची। क्या नाम था? जींदराव खिंची ले गया। बाबूजी जींदराव खिंची का पीछा करते हैं। एक गांव आता है देचू। कौन सा गांव है? देचू। उस देचू गांव में बाबूजी उनको पकड़ते हैं, वहां पे लड़ाई करते हैं, गायों को बचाते हैं,
और शुद्ध में बाबूजी इतने घायल होते हैं लड़ते हुए काम आ जाते हैं। एक व्यक्ति जो अपने वचनों की रक्षा करने के लिए अपने फेरे छोड़कर वापस आ गया था, एक व्यक्ति जो अपनी गाय, अपने किसी दूसरे की गाय बचाने के लिए, जिसको वो कह के गया था, अपनी शादी बीच में छोड़ दी थी, हमने कहा कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, असाधारण है। इसलिए हम उस व्यक्ति की, उस राजकुमार की पूजा करने लगे। आज हम देवता कहते हैं। हमारे लोक देवता तमाम वे लोग हैं जिन्होंने हमारी तरह किसी साधारण घर में जन्म लिया था, लेकिन ऐसे कुछ असाधारण काम किए कि हम उनको किस रूप में पूछते हैं? कितने फेरों के बाद आ गए थे, क्योंकि देवल को वचन दे के गए थे कि यदि तुम्हारी गायों की लूटपाट हो जाएगी, तुम उनको बचाने के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण। उन्होंने प्राण दिए, लेकिन अपने वचनों का पालन किया। कितने फेरों के बाद? हमने बाद में और कहा कि चूंकि बाबूजी 3 फेरों के बाद आए थे, इसलिए आज के बाद 3 फेरे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि बाबूजी ने ले लिए। फेरे 7 होते तो हमने कहा 4 ही लेंगे। कितने लेंगे? शादियों में 4 ही फेरे लिए जाते हैं। उनके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि 3 किसने ले लिए थे। तो 7 फेरे केवल फिल्मों में, 7 फेरे केवल फिल्मों में। आप हकीकत में देखोगे कोई भी शादी के अंदर फेरे कितने हो रहे हैं? 3 में बीन नहीं आगे, 1 में बीन आगे। देखो